डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम में लेसन फिफ्थ वीडियो संख्या 11 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण हम पढ़ चुके हैं। पहले चरण में हमने देखा कि कैसे कैसे कार्यक्रम और प्रगति हुई आंदोलन की, कैसे फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है, ये सब आप पढ़ के आए थे। और उस समझौते के तहत कुछ बातें तय होती हैं कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे और गांधी जी भी कुछ शर्तें मानते हैं सरकार की, जो कि कांग्रेस के एक प्रस्ताव में स्वीकार करा ली जाती हैं एक अधिवेशन में, और सरकार भी गांधी जी की बहुत सारी शर्तें मानती है। तो गांधी जी का क्या है ये दूसरा चरण? गांधी जी का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तो दिल्ली समझौते का सरकार ने उल्लंघन शुरू कर दिया था। जब तक तो गोलमेज सम्मेलन शुरू ही नहीं हुआ था, जाने से पहले ही सरकार ने उल्लंघन शुरू किया। कैसे शुरू किया? उल्लंघन में क्या किया? रैमजे मैकडोनल्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार बन गई, जिसमें अनुदार सदस्यों का अधिक प्रभाव था। एक नई सरकार आ जाती है, रैमजे मैकडोनल्ड, अनुदारवादी सदस्यों का विशेष प्रभाव था। एक उदार दल होता था, एक अनुदार जो उदार नहीं है। तो इन लोगों ने इरविन के स्थान पर विलिंगडन को, कौन आ जाते हैं, अब गवर्नर वायसराय ही बदल जाते हैं, अब वायसराय हो जाते हैं विलिंगडन। तो विलिंगडन 17 अप्रैल 1931 को भारत के वायसराय के रूप में भारत आ जाते हैं, भेज दिया। तो जो नौकरशाही के प्रभाव में ज़्यादा थे, नौकरशाही के प्रभाव में ज़्यादा थे ये, इन्होंने आते ही समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। परंतु फिर भी गांधी जी भाग लेने सम्मेलन में गए। 29 अगस्त को वो रवाना होते हैं और 12 सितंबर को वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक जो समस्या थी, लगातार सांप्रदायिक समस्या को बढ़ाया जा रहा था। निर्वाचन क्षेत्र अलग करके अनेकों तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा था। सांप्रदायिक समस्या को का कोई हल नहीं निकलता। निकाला जा सका। सरकार ने सामुदायिक ताकतों तथा अन्य हितों को, सरकार ने अन्य जो हित थे और जो सांप्रदायिक ताकतें थीं को ज़्यादा महत्व दिया। फोकस कर रहे हैं हम, फोकस कई बार हट जाता है अपने आप ही, को ज़्यादा महत्व दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी जो है मांग रखी पृथक प्रतिनिधित्व, जैसे औरों को दिया जा रहा था उसी तरह से इनको भी दिया जाए, हरिजनों को। अंततः सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न होने के कारण तो किसी नतीजे पर पहुंचे ही ये भी सम्मेलन समाप्त हो जाता है और गांधी जी 28 दिसंबर को वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। उसके बाद सरकार द्वारा समझौते का उल्लंघन होता है और दमनकारी नीति फिर शुरू हो जाती सरकार की। दमनकारी नीति में क्या है? गांधी जी के भारत पहुंचने से ही पहले ही माहौल में परिवर्तन आ चुका था। सारी सद्भावना जो है आपस में जो भी थी वो गायब हो चुकी थी।
सरकार तथा नौकरशाही का मानना था गांधी इरविन समझौते से जो है सरकार गिर गई थी। समझौते से सरकार की साख कम हुई, गिर गई, तो इसके ठीक करने हेतु नई नीति अपनाने की जरूरत है। सरकार की नई नीति थी कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई बातचीत नहीं, दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं। ये सरकार की नीति थी। 3 विशेषताएं थी इस नीति की। आंदोलन न होने देना, हमारे दोस्तों में गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, और तीसरी जो विशेषता थी वो थी राष्ट्रवादी आंदोलन की ग्रामीण इलाकों में जड़ें न जमने देना। रणनीति तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाई थी, और 24 दिसंबर को इसी रणनीति के तहत उन्होंने बादशाह खां को गिरफ्तार कर लिया। 26 दिसंबर को गांधी जी नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से दमन की जो प्रक्रिया है फिर से शुरू हो जाती है। तो फिर जब इन लोगों ने दमन शुरू कर दिया तो गांधी जी ने भी तो आंदोलन दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो आंदोलन भी पुनः प्रारंभ हो जाता है। 28 दिसंबर को गांधी जी की बम्बई पहुंचते हैं, और 29 दिसंबर 1931 को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है। उस बैठक में पुनः आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। शुरू करने से पहले बातचीत हेतु वायसराय से समय मांगा गया गांधी जी के द्वारा, परंतु वायसराय ने मना कर दिया, कोई समय उनके पास नहीं है। दूसरी ओर आंदोलन पर सरकार ने जोरदार हमला बोला। कैसे? गांधी जी को 4 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 फरवरी को गांधी जी को गिरफ्तार ही कर लिया जाता है। प्रशासन ने अनेक अध्यादेश जारी कर दिए। एक सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जनता में पुनः क्रोध की लहर आ गई कि ऐसे थोड़ा ना कोई सहेगा। पुनः क्रोध की लहर आ जाती है। कांग्रेस को जनता से जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ। जनता का भी जोरदार प्रदर्शन समर्थन जो है इस आंदोलन को, कांग्रेस को मिलता है। 4 महीनों में ही 1932 के 80,000 लोग जेलों में चले गए, जेलों में जाने के लिए तैयार हुए। लाखों लोगों ने शराब और विदेशी वस्त्रों के जो है धरने दिए दुकानों पर। प्रतिबंध थे, फिर भी सभाओं का आयोजन किया गया। देश भर में अहिंसक
काफ़ी प्रदर्शन हुए। तो ये पुनः इस तरह से आंदोलन शुरू होता है, फिर सरकारी दमन फिर होता है। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो तेजी से दमन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती सरकार के द्वारा। सरकार की नई नीति की विशेषता भी थी। तो कांग्रेस और अन्य जो भी संगठन थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया उनको। कांग्रेस के दफ्तरों और जो कोष थे उन पर कब्जा कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, खजानों पर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और सत्याग्रहियों को बेरहमी से पीटा, महिलाओं पर अत्याचार हुए, कठोर सजाएं दी गई, जुर्माने लगाए गए, महिलाओं पर भी अत्याचार हुए। जेल में कैदियों पर अत्याचार हुए, किसानों की संपत्ति जब्त कर ली गई। प्रेस पर प्रतिबंध पुनः ये एक आम बात थी। सरकार की दमन नीति के कारण धीरे धीरे आंदोलन कम होता गया, क्योंकि आंदोलन इस बार जो कठोर नीति थी, दमनकारी नीति थी, वो ज़्यादा ही मजबूत थी। गांधी जी का आमरण अनशन और पूना समझौता हो जाता आखिर में। तो कोई हल किसी चीज का नहीं निकला था। सांप्रदायिक जो विषय था उसका हल नहीं निकला था कोई, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और मैकडोनल्ड ने एक तरफा निर्णय ले लिया। 16 अगस्त 1932 को जिसको एक निर्णय लिया, जिसको सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। वो क्या था? इस निर्णय के अनुसार मुसलमानों को अलग, ईसाइयों को अलग, सिखों को अलग, और पहले इनको तो पहले की बात ही पृथक जो है दिया गया था अधिकार। इस बार निर्णय का विरोध किया और इस साथ में ही दलित वर्ग, जिनको अनुसूचित जातियां बोलते थे, दलित वर्गों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 20 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक नहीं मर जाते, जब तक कुछ भी नहीं खाएंगे। सारे देश में जनसभाएं हुई, हलचल हो जाती है, पूरे देश में जनसभाएं होती हैं। ये गांधी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। 20 सितंबर का जो दिन है उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे देश में मनाया गया। देश के बड़े बड़े नेताओं मदन मोहन मालवीय, MC रजा, अंबेडकर ने सक्रिय होकर इसका हल निकालने का प्रयास किया। तो हल क्या निकला इसका, इसको देखेंगे हम। अंत में 24 सितंबर को गांधी और अंबेडकर में एक समझौता हो जाता है, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अब पृथक की जो बात थी वो समाप्त कर दी जाती है और इसके स्थान पर आरक्षित सीटों की बात आ जाती है। तो ये आरक्षित सीटें पहले थी पर उसमें 71 मिल रही थी, 71 से इनको बढ़ाकर 147 कर दिया गया। तो इस तरह से बात बन जाती है और देश बंटने से और आगे बढ़ने से
टूटने से बच जाता है। सांप्रदायिक निर्णय आने के बाद जनता तथा कांग्रेस का जो ध्यान है गांधी जी के अनशन की ओर हो जाता है। धीरे धीरे आंदोलन भी उतरने लगा था, आंदोलन में उतार आने लगा था। कांग्रेस वर्किंग समिति ने 24 जुलाई 1933 को आंदोलन वापस ले लिया। तो व्यक्तिगत अब नई चीज की अनुमति दी, वो क्या थी? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा कर सकता है कोई व्यक्ति, खुद जो है अपनी तरफ से व्यक्तिगत जो है ऐसा कर सकता है, अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकता है। और मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पूरी तरह से आंदोलन वापस ले लिया। तो ये घटनाक्रम हमने पढ़ा। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। अगली वीडियो में हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व पढ़ेंगे। तब तक आपकी कोई भी क्वेरी, प्रॉब्लम, डाउट, क्वेश्चन जो भी है वो आप मुझसे ले सकते हैं। गूगल मीट की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें, व्हाट्सएप पर, ईमेल से, और आपकी नॉलेज के मैंने आपको बताया है LMS और DHC का जो पोर्टल है वहाँ पर भी आपके लिए मटेरियल उपलब्ध है। आप उसका लाभ उठाएं और अपना जो है सत्र जो है ज्ञान जो है उसको बढ़ाएं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे हैं या वीडियो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारण से या उनको जानकारी नहीं है, उनको भी आप ये जानकारी अवश्य पहुँचाएं।